पार्ट को कंसिडर करते हैं, इस हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड कंबशन का जो सवाल होगा, उस कंबशन के सवाल में हमेशा हम लोग एक छोटा सा इक्वेशन को बैलेंस करने का तरीका याद रख लेते हैं। ये बार बार ये चीज आएगा, बार बार ये सवाल आएगा, मतलब ऑलमोस्ट अभी से लेके 12th क्लास तक में कम से कम 40 से 50 वाले क्वेश्चन देख पाएंगे आप लोग कि हाइड्रोकार्बन का कंबशन करा रहे हैं, तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है और साथ ही साथ H2 वाले पार्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब बार बार ये चीज आना ही है तो हम लोग इस चीज को याद रखें तो ज्यादा बेटर होगा। तो इस केस में इससे रिलेटेड बैलेंसिंग का जो पार्ट है उसको याद रखना, हम याद रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि हम लोग का काम थोड़ा फटाफट हो जाए। जैसे सुहानी एक चीज बताओ, हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या था? हेलो हाँ हाँ सुहानी बताओ, हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है? सर। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन मतलब दोनों हाइड्रोजन और कार्बन दोनों एक कंपाउंड होता है, मतलब दोनों अच्छा हाइड्रोजन और कार्बन। कितने बार हाइड्रोजन कार्बन बोली पता ही नहीं चला। एक मतलब चीज सर बताओ, एक दोनों चीज मतलब बताओ। हाँ ठीक है compounds एक चीज of बताओ। hydrogen and अरे carbon. अरे रुक 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 रुक, जिसे पूछेंगे उसी से। ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन है कि नहीं है? नहीं सर, ये नहीं है। क्यों नहीं है? सर इसमें ऑक्सीजन है इसलिए। जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में केवल कार्बन और हाइड्रोजन होगा केवल उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ हाँ। कार्बन ऑक्सीजन के अलावा कोई भी दूसरा एलिमेंट नहीं होना चाहिए। जब भी कभी हम लोग हाइड्रोकार्बन लेंगे तो केवल कार्बन और ऑक्सीजन वाला, सॉरी कार्बन और हाइड्रोजन वाला पार्ट होगा। तो मान लेते हैं कि कार्बन वाला पार्ट x के बराबर है और हाइड्रोजन y के बराबर है। एक छोटा सा assumption है CxHy। अगर हम लोग इसका कंबशन कराएंगे, मतलब हमेशा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में हमेशा CO2 बनेगा और उसके अलावा हमेशा H2O ही बनेगा। तो प्रोडक्ट में हमेशा CO2 और H2O बनना है। तो जब हम लोग इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो ध्यान रखना, जो कार्बन के ब्रैकेट मतलब नीचे x दे रखा उसको सीधा CO2 के सामने डाल लो और उसके अलावा H2 वाले पार्ट में y/2 डाल दिया करो। मतलब हाइड्रोजन के साथ जो y है उसकी जगह पे हम लोग y/2 H2O के आगे प्लेस कर देंगे और ऑक्सीजन के आगे हमेशा x प्लस y/4 वाला पार्ट रहेगा। मतलब x CO2 तो रहा, जब हम लोग के पास CxHy दे रखा, तो उस केस में जब कंबशन होगा तो बैलेंसिंग के टाइम पे सीधा CO2 के आगे x लगा दो, H2O के आगे y/2 लगा दो और ऑक्सीजन के आगे x प्लस y/4 वाले पार्ट को प्लेस करके आराम से काम कर सकते हैं। इससे सीधा अपना बैलेंसिंग हो जाएगा, एटम्स को मैच कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम लोग बार बार इक्वेशन सॉल्व करेंगे, बार बार इस फॉर्मेट का सवाल आएगा। तो जैसे मान लो ऐसा दे रखा C4H10, इसका रिएक्शन अगर हम लोग ऑक्सीजन के साथ कराए तो CO2 तो मिलेगा और H2O मिलेगा। जब इसको बैलेंस करेंगे तो सीधा कार्बन के नीचे 4 है तो 4CO2 हो गया, पहला चीज। हाइड्रोजन के नीचे 10 है तो y/2 डालना है, मतलब 5H2O हो गया। और ऑक्सीजन के आगे x प्लस y/4, इसका मतलब 4 प्लस 10/4, ये कंसिडर करते हुए आराम से काम कर सकते हैं। तो 4 प्लस 10/4 मतलब 5/2, तो 8 प्लस 5 मतलब 13/2, O2 आराम से बैलेंसिंग में लिखा हुआ कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। तो इस चीज का ध्यान रखना, ये बैलेंसिंग का जो तरीका है उसको एकदम जनरल फॉर्म में याद रखना क्योंकि बहुत बार ये सवाल आएगा, ये बार बार बैलेंसिंग का पार्ट यूज करना होगा। तो ये तरीका नोट कर लो अभी के लिए, और इसको अगर नोट कर लिया तो फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं। चलो भाई, अगर इतना नोट कर लिया तो क्वेश्चन वाले पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना शुरू करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, एक मिनट। क्वेश्चन नोट करो। हाउ मेनी moles of methane is required
how many moles of methane is required to produce 22 gram CO2 gas after combustion? 22 gram of CO2 gas after combustion. सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी सॉल्व करना। सर 0.5। 0.5 मोल। हाँ सर। ओके, होना तो चाहिए मेरे हिसाब से। एक मिनट। सही आया है सर, क्या सही आया है। 0.5 मोल होगा। मिथेन वाले पार्ट को लेके चले तो CH4 होगा। सर 1/2 मोल। अरे हाँ, तो 0.5 वही है ना। इस केस में CO2 बनेगा और साथ ही साथ H2O बनेगा। उस केस में CH4 में कार्बन 1 है तो CO2 में तो 1 ही हो जाएगा, डायरेक्टली बोल सकते हैं। तो हम लोगों को कंप्लीट बैलेंसिंग की जरूरत है क्या? नहीं, शायद कंप्लीट बैलेंसिंग की जरूरत नहीं भी है, डायरेक्टली काम हो जाएगा। CH4 और CO2 वाला पार्ट बैलेंस्ड है तो अपना काम यहीं से हो जाएगा, और 1:1 रेशियो है, मतलब एक CH4 एक CO2 बनाएगा। तो सवाल में इस बार CO2 वाले पार्ट का 22 ग्राम दे रखा है। तो अगर CO2 का 22 ग्राम है, इसका मतलब हम लोग पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स वाले पार्ट में टोटल वेट अपॉन मोलर मास, मतलब 1/2 आएगा। तो 1:1 रेशियो है, एक मोल बनाएगा। तो आधा मोल बनाने के लिए आधा मोल चाहिए होगा, इसका मतलब हाफ मोल हम लोग आराम से CH4 कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। अच्छा हाँ, लास्ट क्लास में तुम्हारे बुकलेट में भी कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने होमवर्क दिया था और अच्छे अच्छे सवाल थे। एक सेकंड रुक जाओ भाई, वो भी क्वेश्चन तुम लोग को ट्राई करना है, उसमें से एक दो क्वेश्चन। हाँ, ये सब क्वेश्चन शायद होमवर्क दिया था तुम लोगों को। ये तो 4 क्वेश्चन होमवर्क दिया था। 5 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन होमवर्क दिया था। क्वेश्चन नंबर 74 ये अभी क्लास में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 को एक बार के लिए अपने कॉपी में नोट कर लो। कॉपी में नोट करो और इसको हम लोग अभी डिस्कस भी करेंगे। नोट कर लो क्वेश्चन नंबर 74। कैलकुलेट द वेट ऑफ लाइम कैल्शियम ऑक्साइड calculate the weight of lime obtained by heating 200 kilogram of 95% pure limestone. By heating 200 kilogram of 95% pure limestone. कितने लोगों से ये सवाल बन गया है? काफी अच्छा सवाल है। कितने लोगों से सवाल बन गया? किसी से नहीं बनाया सवाल? चलो ट्राई करके देखो एक बार। सब लोग ट्राई करके देखो सवाल, फिर डिस्कशन करते हैं।
कैलकुलेट द वेट ऑफ लाइन ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 200 किलोग्राम। लिख लेते हैं क्वेश्चन इधर। सर 106 आ रहा है मेरा। एक सेकंड। कैलकुलेट द वेट ऑफ लाइन बाय हीटिंग, कितना था 100 ग्राम, किलोग्राम में 200 किलोग्राम by heating 200 kilogram of 95% pure calcium carbonate। चलो अभी ध्यान दो। Calculate the weight of calcium oxide by heating 200 kilogram of 95% pure calcium carbonate वाला पार्ट। तो जैसे सवाल पे ध्यान देते हैं। अभी के लिए जैसे मान लो कि ये टर्म नहीं दे रखा होता 95% प्योर, अगर मान लो ये टर्म नहीं दे रखा होता, हम लोगों को केवल कैल्शियम कार्बोनेट से अगर मतलब होता, तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते तो आराम से कैल्शियम ऑक्साइड बनता और साथ ही साथ CO2 वाला पार्ट बनता। ठीक है, तो अभी हम ऐसे क्वेश्चन को जब डिस्कस कर रहे हैं तो 95% प्योर वाले पार्ट को छोड़ करके चल रहा है। ठीक है, बात अभी मान के चलते हैं कि हम लोग का जो मास है वो मास वाला पार्ट भी 200 ग्राम दे रखा, अपना कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट का 200 ग्राम दे रखा अपना मास अगर मान लेते हैं तो प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो हम लोग हमेशा कैलकुलेशन मास के टर्म में नहीं करते, मोल्स के टर्म में करते हैं। तो 200 ग्राम डिवाइडेड बाई कैल्शियम कार्बोनेट वाले पार्ट का मोलर मास हो जाएगा 48 + 12 60, 60 + 40 मतलब 100, मतलब नंबर ऑफ मोल्स 2 निकल के आएंगे, पहला चीज। दूसरा, कैल्शियम कार्बोनेट का कोफिशिएंट 1 है, कैल्शियम ऑक्साइड का भी कोफिशिएंट 1 है, मतलब 1:1 रेशियो में रिएक्शन चल रहा है। तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। इसका मतलब 2 मोल वाला पार्ट 2 का फॉर्मेशन करना चाहिए। तो कैल्शियम ऑक्साइड का नंबर ऑफ मोल 2 निकल के आ जाएगा और CO2 भी 1:1 रेशियो है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल वाला पार्ट CO2 के 1 मोल का फॉर्मेशन करेगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट का 2 मोल वाला पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल का फॉर्मेशन कराना चाहिए था। तो एक चीज तो मालूम पड़ गया, कैल्शियम ऑक्साइड का 2 मोल बनेगा और CO2 वाले पार्ट के भी 2 मोल्स के फॉर्मेशन होंगे। ये सबसे पहला पार्ट जो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो कि ये तो मालूम पड़ गया कि जब 200 ग्राम लेके चल रहे थे तो वहां से 2 मोल्स निकल के आया, तो वहां से 2 मोल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। अब मान लो इसी सवाल में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं कि ऐसा बोला कि एक सैंपल है, तो सैंपल वाला पार्ट 200 ग्राम का है, लेकिन इस 200 ग्राम में हम लोग के पास केवल 95% कैल्शियम कार्बोनेट है। तो हो सकता है जैसे कभी कभी होता है कि हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट रखते तो हैं बट उसमें कुछ इम्प्योरिटी निकल के आता है। तो अगर इम्प्योरिटी निकल के आया तो उसके वजह से ऐसा हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि जो प्योर पार्ट है केवल वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, इम्प्योरिटी वाला पार्ट को रिएक्शन से कोई मतलब नहीं होगा। तो अगर हम लोग 200 ग्राम का सैंपल लेके चलते जिसमें 95% ही प्योर है, तो अगर 95% प्योर हुआ इसका मतलब बेसिकली हम लोग के पास एक्चुअल में जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो 195 ग्राम के बराबर होगा, ना कि 200 ग्राम के बराबर। मतलब नॉर्मली होना चाहिए था 200 ग्राम, बट क्योंकि सैंपल में 95% ही कैल्शियम कार्बोनेट है, लिखा है ऊपर 95% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब जितना सैंपल का मास लेके चलेंगे उसका 95% ही हम लोग के पास एक्चुअल में कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। तो 200 ग्राम का 95%, इसका मतलब हम लोग, अच्छा सॉरी 95% बोला ना, 190, तो हम लोग आराम से 190 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्शन में एग्जिस्ट कराते हुए या फिर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कराते हुए चल रहा है। तो हम लोगों का ये जो पूरा रिएक्शन है जो 200 ग्राम के रिस्पेक्ट में चला था, इस पूरे रिएक्शन को हम लोगों को 190 ग्राम के रिस्पेक्ट में यूज करना पड़ेगा। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो यहाँ वाले पार्ट से कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और साथ ही साथ CO2 बनेगा, और इस केस में कैलकुलेशन वाले पार्ट में कैल्शियम कार्बोनेट 190 ग्राम के बराबर है ऐसा हम लोग बोलते हुए चल रहे हैं। कैल्शियम ऑक्साइड वाला पार्ट कितना बनेगा, तो पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकाला, नंबर ऑफ मोल्स 190 ग्राम डिवाइडेड बाई 100 के बराबर कंसिडर कर लिया, तो यहाँ से 1.9 मोल्स निकल के आएंगे। और अगर 1.9 मोल आया तो 1 मोल बना रहा है कैल्शियम ऑक्साइड का, तो 1.9 मोल 1.9 मोल बनाएगा।
और साथ ही साथ CO2 वाले पार्ट का भी 1.9 मोल बनाएगा। तो जो हम लोग का सवाल है उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन था, पहले 200 ग्राम लेके चले थे, अभी 200 की जगह पे हम लोग एक्चुअल में लेके तो 200 ग्राम ही चले हैं, बट एक्चुअल में 200 ग्राम की जगह पे जो मास हम लोग के लिए अवेलेबल है वो 190 ग्राम के बराबर है। तो ये जो 190 ग्राम वाला पार्ट है, ये 190 ग्राम आराम से 1.9 मोल्स का फॉर्मेशन देगा। और ये जो 1.9 मोल्स वाले पार्ट आएंगे, ये 1.9 मोल्स वाला पार्ट कैल्शियम ऑक्साइड की 1.9 मोल का फॉर्मेशन कराएगा, CO2 के भी 1.9 मोल का ही फॉर्मेशन करा पाएगा। फिर उसके बाद अपने को मास निकालना होता है। तो मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड अगर कंसिडर करें तो नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड के मोलर मास से आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड का मोलर मास कितना होगा, तो 40 प्लस 16 मतलब 56। तो 56 वाले पार्ट को 1.9 से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं अभी के लिए, इसको इसी फॉर्मेट में छोड़ रहे हैं। तो अगर एक चीज देख सकते हैं, अगर 2 मोल होता इसका मतलब 112 ग्राम होता, तो 2 के जगह पे 1.9 है, इसका मतलब 112 से थोड़ा छोटा वैल्यू आना चाहिए। देख लेंगे ऑप्शन के हिसाब से भी हम लोग काम कर सकते हैं, तो दिक्कत नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर रहे हैं हम। सवाल में जैसे ऐसा दे रखा 200 किलोग्राम है, जिसमें 95% प्योर हम लोग के पास कैल्शियम कार्बोनेट वाला पार्ट दे रखा। मतलब हम लोग भले ही सैंपल का 200 किलोग्राम लेके चले, लेकिन उसमें हम लोगों को 95% ही कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा। तो जब 95% कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा तो हम लोग 200 किलोग्राम को 200 ग्राम से रिलेट करके चल रहे हैं। किलोग्राम की जगह ग्राम डाल दिया, मतलब बस 1000 के फैक्टर से डिफरेंस रहेगा अपने पास। तो इस केस में 200 किलोग्राम की जगह 200 ग्राम में कैलकुलेशन किए, तो सेम कैलकुलेशन में बस 10 टू द पावर 3 का फैक्टर मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट के 200 ग्राम में हम लोग को 190 ग्राम एक्चुअल मिल रहा, जिसके तरफ से हम लोग का टोटल जो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा वो 1.9 इंटू 56 के बराबर होना चाहिए। तो अगर हम लोग 200 ग्राम की जगह पे किलोग्राम लेते तो यहाँ किलोग्राम कर सकते थे, तो 190 वाले पार्ट में भी किलोग्राम कर देते। हर जगह पे 10 टू द पावर 3 का फैक्टर मल्टीप्लाई होता, मतलब मास वाले पार्ट में किलोग्राम ही लास्ट में निकल के आता 10 टू द पावर 3 के फैक्टर से डिवीजन करने पर। सॉरी 10 टू द पावर 3 का फैक्टर मल्टीप्लाई होता, लास्ट में उसको डिवाइड भी कर सकते थे। तो अपना आंसर 1.9 इंटू 56 के बराबर होना चाहिए, जो कि 112 से थोड़ा छोटा होना चाहिए। अच्छा, इसके नीचे 3 वैल्यूज दे रखा है। पहला ऑप्शन दे रखा 104.4, दूसरा ऑप्शन 105.4, तीसरा 212.8 और चौथा 106। थर्ड ऑप्शन तो बिल्कुल आंसर नहीं हो सकता, और सारे ऑप्शंस नियर बाई है, तो कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग। 56 वाले पार्ट को जब हम लोग, कौन सा ऑप्शन? सर फोर्थ वाला होगा। फोर्थ वाला, ठीक है, कैलकुलेशन वाला पार्ट देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 56 वाले पार्ट को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 9 5 45 और 5 मतलब 50, और उसके अलावा 56, तो उसके हिसाब से 4 6 और 10 106.4 अपना आंसर होना चाहिए। 106.4 किलोग्राम अपना आंसर निकल के आराम से आ जाएगा। तो जैसे इस सवाल वाले पार्ट में एक नया कंसेप्ट है परसेंटेज प्योरिटी का। कुछ डिफरेंस नहीं है, जब परसेंटेज प्योरिटी बोलेगा तो जितना मास दिया सैंपल का उसमें कितना परसेंटेज प्योर सैंपल है, बस ये चीज निकाल लो, वहां से आराम से कैलकुलेशन किया जा सकता है। तो मास अगर 200 दे रखा तो 200 किलोग्राम में 95% प्योर है, मतलब बेसिकली 190 किलोग्राम वाला पार्ट प्योर सैंपल है, और उसी से हम लोग रिएक्शन आगे प्रोसीड आराम से कराते हुए काम कर सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से बनने लायक क्वेश्चन है ये। यहाँ तक के पार्ट में अगर कोई डाउट है तो हाँ बोलो। सर वहाँ पे 112 आया था, 112 का भी तो हम लोग 95% निकालते हैं, तो उतना ही आ रहा है मेरा। बिल्कुल, उधर से भी निकाला जा सकता है, दूसरा भी तरीका हो सकता है कि जितना मास निकल के आ रहा है उसके हिसाब से काम कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक दिक्कत होता है। कोई बता सकता है क्या दिक्कत होगा? जैसे देवांशु ये बोला कि सर 112 जो मास आया उसका भी अगर 95% निकालते तब तो हम लोग आंसर उतना ही आ रहा है 106.5, उधर से भी तो आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन ये तरीका फॉलो नहीं कर सकते, इसमें दिक्कत हो सकता है। क्या दिक्कत हो सकता है, कोई बताएगा? दिमाग लगा के देखो क्या दिक्कत हो सकता है, कोई बताओ।
किसी को नहीं समझ में आ रहा क्या दिक्कत हो सकता है? इसमें एक प्रॉब्लम ये हो सकता है कि जैसे अगर हम लोग का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1:1 रेशियो में है, तो 1:1 रेशियो में होने से हम लोग का रिलेशन सीधा निकल के आ गया। बट अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2:3 रेशियो में होता, 3:5 रेशियो में होता, तब उस केस में परसेंटेज वाले पार्ट पे फर्क पड़ सकता था। तो इसीलिए ऑप्शन में लास्ट में जितना मास आ रहा उसके हिसाब से काम मत करो, शुरू में ही मास का जो परसेंटेज रखा होगा उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके देखना। हो सकता है ऐसा प्रॉब्लम, हो सकता है नहीं भी हो, अभी कभी दिमाग नहीं लगाए, बट हो सकता है ऐसा, क्योंकि अगर मास रेशियो सॉरी मोलर रेशियो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो थोड़ा अलग फॉर्मेट में होता है, 2:3, 2:5, 3:4, तो हो सकता है वहाँ पे कैलकुलेशन वाले पार्ट में वो जो फैक्टर है वो भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखना। अभी तो 1:1 रेशियो था, आंसर निकल के आ गया, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आंसर निकल के हमेशा आएगा ही आएगा फॉर्मेट में। तो जो भी रिएक्टेंट दिया उसका मास निकालना, उसी में सारा परसेंटेज वाला पार्ट कैलकुलेट करके देख लेना कितना प्योर सैंपल है, और वहां से कैलकुलेशन को आराम से रिलेट करते हुए काम कर सकता है। यहाँ तक के पार्ट में अगर और कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकते हैं, और अगर डाउट नहीं है तो हम लोग 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करके देखते हैं। 2 क्वेश्चन तो कई सॉल्व करके देखेंगे, छोटा सा डिस्कशन है बेसिकली। शाश्वत आवाज आ रही है तुमको? हाय शाश्वत, तो सो भी जाता है। विवेक आवाज आ रहा है? यस सर। एक सवाल का जवाब दो। मान लो एक पेन है 3 रुपए का, ठीक है? तो हम लोग के पास, जैसे हम लोग शॉपकीपर के पास गए, ठीक है, और अगर ऐसा हुआ कि हम लोग के पास 30 रुपीज है, 30 रुपीज, हम लोग शॉपकीपर के पास जाएंगे तो शॉपकीपर कितना पेन देगा हम लोग को? सर 10 पेन देगा, ठीक है। चलो मान लो कि हम लोग 30 रुपए लेके ही शॉपकीपर के पास गए, लेकिन शॉपकीपर के पास 7 पेन है, उसके पास दुकान में पेन ही 7 है, तो कितना पेन दे पाएगा? कितना पेन दे पाएगा, कितना रुपीस होगा सर? क्या? नहीं, हम जो सवाल पूछे उसी का जवाब देना है। हम लोग के पास 30 रुपए है, हम लोग 30 रुपए लेके गए कि हम लोग को 10 पेन चाहिए, बट शॉपकीपर के पास 7 पेन है, तो कितना मैक्सिमम पेन मिल पाएगा? 7 ही मिल पाएगा। 7 ही मिल पाएगा, ठीक है। मान लो हम लोग शॉप पे गए, ठीक है, शॉपकीपर के पास 10 पेन है, बट हम लोग के पास 24 रुपीज है, तो हम लोग को कितना पेन मिल पाएगा? 8 मिल पाएगा। चलो भाई ध्यान दो, बाकी सब लोग भी ध्यान दो। जैसे जब हम लोग शॉपकीपर के पास गए तो 30 रुपए था और सामने वाले के पास 10 पेन था, तो इसका मतलब रेशियो एकदम ठीक था। एक पेन के लिए 3 रुपए थे, मतलब रेशियो 1:3 था। पेन वर्सेस पैसा का रेशियो 1:3 था। जब हम लोग 10 पेन के लिए गए, शॉपकीपर के पास 10 पेन होता और हम लोग के पास 30 रुपीज होता, तो हम लोग 10 पेन लेके आ जाते, 30 रुपए दे के आ जाते। लेकिन अगर मान लो कि हम लोग के पास 30 रुपए होता बट शॉपकीपर के पास 10 पेन नहीं होता, तो जितना होता उतना ही तो दे पाता, इसका मतलब 7 पेन दे पाता। फिर हम लोग शॉपकीपर के पास गए, उसके पास 10 पेन होता बट हम लोग के पास 30 रुपए नहीं होता, तो हम लोग के पास जितना रुपीज होता हम लोग उसके हिसाब से फिर पेन खरीद के आ पाते। तो जैसे ही जो ट्रांजेक्शन चल रहा है पेन वर्सेस रुपीज का, ये ट्रांजेक्शन वाला पार्ट दोनों के लिए एप्लीकेबल है। दोनों के लिए एप्लीकेबल होने का मतलब ये पेन के लिए भी एप्लीकेबल हो रहा, मतलब शॉपकीपर के पास कितने पेन्स हैं इसके लिए भी एप्लीकेबल हो रहा है, और साथ ही साथ हम लोग के पास कितने रुपीज हैं इसके लिए भी एप्लीकेबल हो रहा है। वो रेशियो मेंटेन होना चाहिए। अगर शॉपकीपर के पास पेन कम है तो भी कम पेन मिलेगा, अपने पास पैसे कम है तो भी पेन कम मिलेगा, दोनों में से कुछ भी कम है पेन कम मिलेगा। सेम चीज हम लोग ऐसा अप्लाई कर सकते हैं। मान लो एक रिएक्शन दे रखा 2A + 3B और कुछ प्रोडक्ट मिल रहा, तो जैसे मान लो एक इक्वेशन में ऐसा दिया, ए वाले पार्ट का 2 मोल्स दे रखा और बी वाले पार्ट के 3 मोल्स दे रखा, तो हम लोग के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेशियो के हिसाब से अगर बात करें तो ए और बी हमेशा 2:3 मोलर रेशियो में रिएक्ट करेगा, मतलब 2 मोल को हमेशा 3 मोल चाहिए होगा रिएक्शन करने के लिए। तो ए का 2 मोल जब बी वाले पार्ट के 3 मोल के साथ रिएक्शन करेगा,
तब उस केस में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसे होगा तो डिपेंड करेगा कि हम लोग का प्रोडक्ट में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है। तो जब कोफिशिएंट का रेशियो 2:3 था तो 2 मोल वाला पार्ट एग्जैक्टली 3 मोल के साथ कंप्लीटली खत्म होगा, मतलब दोनों एग्जैक्टली खत्म होगा। जैसे 10 रुपए और 30 पेन दोनों कंप्लीटली एक दूसरे को ट्रांसफर हो जाएगा, खत्म हो गया। मान लो अगर हम लोग 4 मोल लेते और 6 मोल लेते तो इसका भी रेशियो 2:3 है। इसका मतलब कि अगर हम लोग ये पार्टिकुलर केस लेके चलते 4 मोल और 6 मोल, तो 4 मोल और 6 मोल वाले पार्ट में भी हम लोग का रिएक्शन एग्जैक्टली खत्म होगा। जिस टाइम पे ए का 4 मोल खत्म होगा एग्जैक्टली सेम टाइम पे बी वाले पार्ट का 6 मोल खत्म होगा, क्योंकि रेशियो अपना मेंटेन्ड है। मान लो अगर हम लोग 10 मोल लेते और सामने वाले पार्ट में हम लोग 30 मोल लेके चलते, सॉरी 30 नहीं, हम लोग 15 मोल लेके चलते हैं, तो अभी भी रेशियो अगर देखें तो इस केस में 2:3 ही है। तो जो रेशियो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का है, अगर वो रेशियो मेंटेन्ड है, इसका मतलब जिस टाइम पे ए का 10 मोल खत्म होगा 15 मोल बी का खत्म होगा ही होगा, ये बिल्कुल फिक्स्ड है। बट अगर मान लो कि हम लोग के पास ए का 8 मोल दे रखा और बी का 15 मोल दे रखा, तो हम लोग जस्ट ऊपर वाले पार्ट से इसको रिलेट कर सकते हैं कि ए का जब 10 मोल था तो बी का 15 मोल खत्म हो रहा था, बी का तो अभी भी 15 मोल है, लेकिन ए वाले पार्ट का 10 मोल है क्या, तो हम लोग उस पेन वाले पार्ट से रिलेट कर सकते हैं कि जब पेन वाले पार्ट में 10 पेन के लिए 30 रुपीज थे तो इक्वल ट्रांजेक्शन चला था, लेकिन पेन कम हो गया तो भी हम लोग कम पेन खरीद के आ पाए, पैसे कम हो गए तो भी हम लोग कम पेन खरीद के आ पाए थे। सेम चीज यहाँ पे है। 10 और 15 जब मोल्स लेके चले थे तो कंप्लीट रिएक्शन हुआ था, 10 खत्म हुआ था, 15 खत्म हुआ था, इक्वल रेशियो में सब कुछ दे रखा था। लेकिन अगर 10 के जगह पे वैल्यू 8 दे रखा, तो वैल्यू 8 देने का मतलब क्या है कि जितना रिक्वायर्ड होता 10 मोल्स उसमें से कुछ पार्ट कम दे रखा है। तो अगर कम दे रखा है तो इस केस में रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अगर रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा तो हम लोग को प्रोडक्ट भी कम मिलेगा, ऐसा बोल सकते हैं। अब इसमें होता क्या है, जैसे रेशियो 2:3 था, मतलब ए के 10 मोल के साथ बी वाले पार्ट का 15 मोल रिएक्ट करता ही करता है, ये बिल्कुल फिक्स्ड है। लेकिन सवाल में या इस पार्टिकुलर ऑप्शन में बी वाले पार्ट का 15 मोल तो दिया है, बट ए वाले पार्ट का 8 ही मोल दे रखा, तो बी का सफिशिएंट अमाउंट है बट ए वाला पार्ट कम है। जो चीज कम है उस चीज को हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट बोल सकते हैं। तो एक छोटा सा कंसेप्ट होता है जो कि हम लोग मोल कंसेप्ट में यूज करते हैं रिएक्शन कराते वक्त, लिमिटिंग रिएजेंट, या लिमिटिंग रिएजेंट के जगह पे लिमिटिंग रिएक्टेंट भी बोल सकते हैं इस चीज को हम लोग। तो लिमिटिंग रिएजेंट बोलो या लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलो, दोनों में से कोई भी चीज गलत नहीं है। तो जब 10 मोल 15 से रिएक्ट करता तब तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन 10 की जगह पे यहाँ पे 8 ही मोल दे रखा, मतलब 10 जितने मोल दे रखे थे उससे काफी कम मोल दे रखे। तो 10 की जगह अगर 8 मोल दिया, मतलब जितना रिक्वायर्ड है उससे कम दे रखा, अगर कम दे रखा तो हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलते हुए काम कर सकते हैं। एक और भी चीज बोल सकते हैं, जैसे अगर एक पार्ट कम है तो डेफिनेटली दूसरा पार्ट जितना रिक्वायर्ड होगा उससे ज्यादा भी दे रखा, मतलब 8 मोल से रिएक्टेंट को रिएक्शन करने के लिए जितना मोल्स रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा दे रखा है 15। तो जो चीज ज्यादा दे रखा होगा उस चीज को हम लोग आराम से एक्सेस रिएजेंट भी बोलते हुए काम कर सकते हैं। तो ये टर्म ध्यान रखना, लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट। जो चीज कम दे रखा अपने रेशियो वाले पार्ट से, मतलब रेशियो में जितना रिक्वायरमेंट है, जो चीज उससे कम दे रखा उस चीज को हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे, और जो चीज अपने रेशियो से ज्यादा दे रखा उस चीज को हम लोग एक्सेस रिएजेंट आराम से बोल सकते हैं। इसमें एक और केस लेके चल सकते थे, जैसे अपना मॉलिक्यूल सॉरी रिएक्शन दे रखा था 2A+3B। तो मान लो जैसे ऐसा सवाल दे रखा कि ए वाले पार्ट का 4 मोल है और बी वाले पार्ट का 3 मोल दे रखा। तो प्रॉब्लम इसमें यह है कि 2 मोल ए के लिए 6 मोल बी चाहिए, 2:3 रेशियो। तो 2 मोल के लिए 3 मोल चाहिए, सॉरी 2 मोल के लिए 3 मोल बी चाहिए, तो 2:3 रेशियो। तो जब हम लोग ए का 2 मोल ले रहे थे तो बी का 3 मोल चाहिए, तो जब ए का 4 मोल लेंगे तो बी वाले पार्ट का 6 मोल रिक्वायर्ड होगा, लेकिन दिया कितना इधर 3, 3 मतलब कम दे रखा। अगर कम दे रखा है तो इस केस में ए वाला पार्ट जरूरत से ज्यादा दे रखा है।
और बी वाला पार्ट जितना रिक्वायर्ड है उससे कम दे रखा। जो चीज रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम दे रखा है उस चीज को हम लोग आराम से लिमिटिंग रिएजेंट बोल सकते हैं, या फिर उसी चीज को हम लोग आराम से लिमिटिंग रिएक्टेंट भी बोल सकते हैं। और जो चीज एक्सेस दे रखा, जो चीज ज्यादा दे रखा, उस चीज को हम लोग आराम से एक्सेस रिएजेंट या फिर एक्सेस रिएक्टेंट आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं। अब इसमें करना क्या होता है, इस चीज को ढंग से समझना, क्योंकि जब भी सवाल देगा, मूल कंसेप्ट क्या है तो सवाल देगा नहीं, बट अगर सवाल देगा तो हमेशा इसी कंसेप्ट का सवाल देगा, लिमिटिंग रिएजेंट वाले पार्ट का। करना क्या होता है इस चीज को बताते हैं। जैसे जब शॉपकीपर के पास गए थे तो शॉपकीपर के पास 10 पेन था, हम लोग के पास 30 रुपीज था, तो टोटल पेन कितना मिलता अपने को 10। अगर शॉपकीपर के पास 7 पेन होता, हम लोग के पास 30 रुपीज होता, तो भले ही हम लोग के पास सफिशिएंट पैसा है लेकिन शॉपकीपर के पास पेन कम है। पेन कितना मिलेगा फिर 7। अगर शॉपकीपर के पास 10 पेन होता और हम लोग के पास टोटल 24 रुपीज होते, तो फिर से अब शॉपकीपर के पास ज्यादा पेन है बट हम लोग के पास सफिशिएंट रुपीज नहीं है, तो हम लोग को पेन कितना मिलता 8। तो जो चीज कम हो रहा है, सेकंड वाले केस में पेन कम था, तो जो चीज कम हुआ उसके हिसाब से काम किया हम लोग, उसके हिसाब से पेन खरीद के लाए। दूसरे वाले केस में पैसे कम हो गए तो हम लोग उसके हिसाब से पेन खरीद के लाए। तो कभी भी एक रिएक्शन के टाइम पे जो भी चीज कम होगा, हम लोग हमेशा उस कम वाले रिएक्टेंट की रिस्पेक्ट में या उसी चीज को लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे, हम लोग उसी लिमिटिंग रिएजेंट के रिस्पेक्ट में हमेशा प्रोडक्ट वाले पार्ट का फॉर्मेशन करेंगे। तो जब भी प्रोडक्ट बनाना है तो एक्सेस रिएजेंट से मतलब नहीं होगा, हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट के अमाउंट से मतलब होगा। तो पहला काम, जब भी एक सवाल देगा तो पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकालो, और लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के बाद फिर उसके हिसाब से ही हम लोग हमेशा प्रोडक्ट वाले पार्ट का फॉर्मेशन करेंगे। इस एक चीज का थोड़ा हम लोग को नए पार्ट में ध्यान रखते हुए काम करना है मोल एनालिसिस का पार्ट, लेकिन उसी में एक यूनिक कंसेप्ट है लिमिटिंग रिएजेंट जिसको हम लोग को ऐड करते हुए चलना है। तो इसके बाद हेडिंग डाल दो लिमिटिंग रिएजेंट, और एक छोटा सा बस पॉइंट नोट कर लो। पहले हम लोग लॉजिकली बात करेंगे इस चीज में, और फिर उसके बाद हम लोग आराम से इसको थ्योरेटिकली कैसे निकाल सकते हैं ये चीज का भी डिस्कशन करेंगे। चलो भाई ध्यान दो लिमिटिंग रिएजेंट वाले पार्ट में, पहले तो पॉइंट नोट कर लो। द रिएक्टेंट which is consumed first, the reactant which is consumed first in a reaction is called as limiting reagent or reactant, is called as limiting reagent or reactant। और इस पॉइंट को स्टार मार्क कर लेना। प्रोडक्ट इज always formed on the basis of limiting reagent। Product is always formed on the basis of limiting reagent। जो हम लोग का लिमिटिंग रिएजेंट होगा हमेशा प्रोडक्ट हम लोग उसी के हिसाब से बनाएंगे, इस एक चीज का ध्यान रखना है। जो एक्सेस रिएजेंट है बस उसको पहचान लो, उसको हम लोग रिएक्शन में यूज नहीं करेंगे प्रोडक्ट बनाते वक्त, अदरवाइज अपना आंसर थोड़ा गलत निकल के आएगा।
एक क्वेश्चन के थ्रू इस चीज को डिस्कस करेंगे, तब मालूम पड़ जाएगा ये चीज। चलो भाई क्वेश्चन वाले पार्ट पे आते हैं। जैसे एग्जांपल है बेसिकली क्वेश्चन ये, मान लो ये रिएक्शन दे रखा, N2 वाला पार्ट H2 के साथ कंबाइन करके NH3 बना रहा है। ठीक है, आज क्वेश्चन को ढंग से सुनना, जो चीज बोल रहे हैं। दो तीन केसेस देके चल रहे हैं हम। पहला पार्ट इसमें ऐसा दे रखा कि हम लोग N2 वाले पार्ट का 2 मोल लेके चल रहे हैं, H2 वाले पार्ट का 6 मोल लेके चल रहे हैं। तो बताओ प्रोडक्ट कितना बनेगा NH3? तो उसे सोच लो कितना बनेगा। N2 का नंबर ऑफ मोल्स दे रखा, H2 का नंबर ऑफ मोल्स दे रखा। 2 मोल। चलो ध्यान दो, 2 मोल बट 4 4 मोल। मोल। चलो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो इधर। पहला चीज, जैसे मान लो N2 के हिसाब से बात करते हैं, ठीक है, तो N2 वाले पार्ट में कोफिशिएंट कितना है 1 और NH3 में कोफिशिएंट 2, मतलब 1:2 रेशियो में रिएक्शन चल रहा है। N2 का 1 मोल NH3 का 2 मोल बनाएगा, 1:2 रेशियो। जितना N2 खत्म होगा उसका 2 गुना NH3 बनेगा। तो N2 का 1 मोल NH3 के 2 मोल का फॉर्मेशन कराएगा, तो N2 का 2 मोल उसका 2 गुना मतलब 4 मोल का फॉर्मेशन करा सकता है। तो N2 के हिसाब से अगर काम करते तो आंसर 4 निकल के आना चाहिए था। चलो अच्छी बात है। H2 के हिसाब से काम कर लेते हैं। H2 का कोफिशिएंट 3 है और NH3 का कोफिशिएंट 2 है, 3:2 रेशियो, मतलब 3 मोल 2 मोल बनाएगा। तो 3 के जगह पे हम लोग का वैल्यू दे रखा है 6। तो अगर 3 के जगह पे वैल्यू 6 है, मतलब 2 गुना वैल्यू है, तो हम लोग 2 के जगह पे उसका 2 गुना पार्ट मतलब 4 आराम से निकाल सकते हैं। तो जो मोल्स N2 के तरफ से आ रहा था वही आंसर H2 के तरफ से आ रहा है। मतलब ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों की तरफ से एग्जैक्टली सेम टाइप का कंसेंट्रेशन है, दोनों का 4-4 मोल आंसर निकल के आ रहा है। तो इसका मतलब इसमें तो कोई डिफिकल्टी नहीं है अपने लिए। इनफैक्ट अगर एक चीज देखो 2:6, तो इसका मतलब 1:3 आएगा। तो अपना जो बैलेंस्ड रिएक्शन है उसमें कोफिशिएंट का रेशियो क्या है 1:3 और नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो भी 1:3 है। तो अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो और नंबर ऑफ मोल्स वाले पार्ट का रेशियो बराबर हुआ, तो इस केस में कभी भी हम लोग का जो सवाल होगा उसमें लिमिटिंग रिएजेंट निकल के नहीं आने वाला। तो हम लोग का दोनों तरफ से आंसर निकाला जा सकता है। लेकिन मान लो इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं, सेकंड केस लेके चलते हैं कि हम लोग N2 वाले पार्ट का 2 मोल लेके चले और H2 वाले पार्ट का 9 मोल लेके चले। तो हम लोग का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो 1:3 है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो क्या है तो 2:9। तो 2:9 1:3 के बराबर तो नहीं है डेफिनेटली। इनफैक्ट अगर इसको 1 समथिंग के फॉर्म में रखते तो 1:4.5 निकल के आ रहा। तो जैसे 1:3 होना चाहिए था लेकिन 3 की जगह पे 4.5 है। तो जिसका रेशियो में वैल्यू ज्यादा दिख रहा वो अपना एक्सेस रिएजेंट होगा, ऐसा हम लोग आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो इससे 1:3 की जगह पे 1:4.5 है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर नहीं है। और अगर बराबर नहीं है इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट का सवाल है, बिल्कुल डेफिनेटली बोल सकते हैं। पहचानने का ये तरीका होगा, हर एक क्वेश्चन वर्क करना है तुम लोगों को, सीधा सवाल नहीं सॉल्व करना है। पहले देखो हमेशा कि लिमिटिंग रिएजेंट है या नहीं है, अदरवाइज क्वेश्चन में गलती कर देंगे। तो इस केस में 2:9 वैल्यू दे रखा जो कि 1:4.5 है, जो चीज अपने नंबर ऑफ मोल्स के या सॉरी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब जो सवाल है वो लिमिटिंग रिएजेंट का सवाल है। अब इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कैसे पहचानेंगे, तो उसमें बस ये देख लो कि अपने रेशियो के रिस्पेक्ट में जो हम लोग मोल्स का रेशियो कैलकुलेट किए उसमें ज्यादा बड़ा वैल्यू किसका आ रहा। तो 1:3 के जगह पे, मतलब नाइट्रोजन वर्सेस हाइड्रोजन में 1:3 की जगह पे हम लोग को 1:4.5 मिल रहा। तो जिसका वैल्यू रेशियो में बड़ा है वो एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा, दूसरा वाला पार्ट अपना लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। ऐसा बोलते हुए काम कर सकते हैं। ये मैथमेटिकली इस चीज को पहचानने का तरीका होगा। लॉजिकली कैसे बात कर सकते थे, तो जैसे एक चीज देखो, नाइट्रोजन में कोफिशिएंट 1 था, हाइड्रोजन में कोफिशिएंट 3 था, मतलब 1 मोल 3 मोल के साथ रिएक्शन करेगा। तो अपने क्वेश्चन में 2 मोल और 9 मोल दे रखा। तो अगर 1 मोल 3 के साथ रिएक्शन करेगा तो 2 कितने के साथ रिएक्शन करना चाहिए, 6 के साथ रिएक्शन करना चाहिए, लेकिन दिया कितना है 9।
मतलब ज्यादा दे रखा है, तो जो चीज ज्यादा दे रखा वो एक्सेस हो गया, जो चीज कम दे रखा वो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो आराम से लिमिटिंग रिएजेंट वाले पार्ट के हिसाब से प्रोडक्ट बना सकते हैं। हमेशा प्रोडक्ट लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से ही बनाना है। तो N2 का 2 मोल H2 का सॉरी NH3 का कितना मोल बनाएगा, तो यहाँ पे कोफिशिएंट का रेशियो 1:2 है। तो 1 मोल 2 मोल बनाएगा, तो 2 मोल कितना बनाएगा भाई, तो 2 मोल वाला पार्ट आराम से 4 मोल का फॉर्मेशन कंसिडर करते हुए चल सकते हैं हम लोग। सिंपल सा कंसेप्ट है, बस एक बार नया है समझने की कोशिश करो, उसके बाद क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आसानी से समझ में आता चला जाएगा। मान लो थर्ड केस लेके चलते हैं कि NH3 वाले पार्ट का 4 मोल दे रखा और H2 वाले पार्ट का 9 मोल दे रखा है। तो थर्ड केस लेके चल रहा है, तो हम लोगों का N2 वर्सेस H2 का रेशियो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के हिसाब से 1:3 होना चाहिए। और यहाँ वाले पार्ट में मोलर रेशियो 4:9 है। 4:9 का मतलब 1:9/4 ले सकते हैं। 1:9/4, 9/4 का मतलब हो गया 2.25 होना चाहिए वैल्यू। तो 1:3 के जगह पे इस बार वैल्यू 1:2.25 है। तो जो 3 का वैल्यू है उसकी जगह थोड़ा छोटा वैल्यू 2.5 आ रहा है। तो जिसका रेशियो कम है वो आराम से लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, ऐसा भी बोला जा सकता है हम लोग को। तो हम लोग का इस बार H2 वाला पार्ट अपना लिमिटिंग रिएजेंट है, तो H2 के हिसाब से प्रोडक्ट बनाएंगे। अब लॉजिकली कैसे बात करते हैं, तो कोफिशिएंट 1 और 3 दे रखा था, तो 1 मोल 3 के साथ रिएक्शन करता है, और सवाल में N2 के नंबर ऑफ मोल्स 4 के बराबर दे रखे, तो 1 मोल 3 के साथ रिएक्शन करेगा, तो 2 मोल 6 के साथ, 3 मोल 9 के साथ, 4 मोल 12 के साथ। तो इसका मतलब 4 मोल N2 के साथ रिएक्शन करने के लिए हम लोगों को 12 मोल हाइड्रोजन चाहिए, लेकिन दिया कितना है सवाल में, 9 दे रखा, मतलब कम दे रखा है। तो 12 चाहिए था लेकिन दे रखा है 9, मतलब कम दे रखा। तो जो चीज कम दे रखा वो अपना लिमिटिंग रिएजेंट होगा, और हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। तो अब हम लोग H2 के हिसाब से काम करते हैं। तो रिएक्शन ऐसा दे रखा था, N2 + 3H2 प्रोडक्ट वाले पार्ट में 2NH3। इसका मतलब H2 का 3 मोल NH3 के 2 मोल का फॉर्मेशन करेगा, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। तो 3 मोल 2 मोल का फॉर्मेशन करेगा, तो 6 मोल 4 मोल का फॉर्मेशन करता, 9 मोल वाला पार्ट 6 मोल का फॉर्मेशन करेगा। डायरेक्टली बोल सकते थे 3 का 3 गुना है, तो 2 का भी 3 गुना आना चाहिए, मतलब NH3 वाले पार्ट के 6 मोल का फॉर्मेशन होगा। तो अब इसके आगे से जब भी हम लोग सवाल में बात करेंगे मोल मोल एनालिसिस का, तो तुमको हमेशा दिमाग में ये लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट ध्यान रखते हुए काम करना है कि जब भी सवाल सॉल्व करेंगे तो हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट वाले पार्ट को कंसिडर करते हुए काम करो कि सवाल में लिमिटिंग रिएजेंट है कि नहीं है, क्योंकि जब भी सवाल पूछेगा बाय डिफॉल्ट लिमिटिंग रिएजेंट का सवाल होगा। तो सवाल जब भी होगा तो लिमिटिंग रिएजेंट चेक करते हुए ही काम करना है, जिसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन चेक करते चले जाएंगे। तो क्वेश्चन नोट करना शुरू करो लिमिटिंग रिएजेंट वाले पार्ट का, और उसमें जो भी डाउट होगा आराम से पूछते चले जाएंगे। क्वेश्चन नोट करो। फाइंड द mass of H2O formed. Find the mass of H2O formed from 32 gram of O2 and 10 gram of H2। रिएक्शन नहीं दे रखा तो खुद से रिएक्शन लिख सकते हैं, बचपन से पढ़ते हैं ये रिएक्शन। फ्रॉम 32 ग्राम ऑफ O2 एंड 12 ग्राम ऑफ H2, सॉरी 10 ग्राम ऑफ H2। ये केवल पहला पार्ट है। So, हाँ बोलो। so 36 gram of H2O. आएगा, चलो देख लेते हैं। हाँ सर, H2 वाला पार्ट
अरे बढ़िया है भाई, बताने की जरूरत नहीं है। H2 वाला पार्ट जब O2 के साथ कंबाइन करेगा तो इस केस में 2H2 2H2 वाला पार्ट निकल के आएगा, ठीक है, मतलब 2:1 में रिएक्शन रेशियो चलेगा। सवाल में ऑक्सीजन का 32 ग्राम दे रखा और हाइड्रोजन का 10 ग्राम दे रखा, लेकिन हमेशा तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में काम करते हैं। तो हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा वेट अपॉन मोलर मास, इसका मतलब 5, और ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा वेट अपॉन मोलर मास, इसका मतलब 1। तो नंबर ऑफ मोल्स 5 और 1 दे रखा, तो हम लोग के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो 2:1 है, जबकि मोल्स का रेशियो 5:1 है। तो हम लोग का जो रेशियो है वो 2 के जगह पे 5 दे रखा है, और 2 के जगह पे 5 दे रखा, तो इसका मतलब डेफिनेटली प्रोडक्ट वाला साइड का वैल्यू अपना थोड़ा हाइयर है। अगर प्रोडक्ट वाले साइड का वैल्यू अपना थोड़ा हाइयर है तो सॉरी मतलब सर ये H2 वाले पार्ट का जो नंबर ऑफ मोल्स है इसका वैल्यू थोड़ा हाइयर दिख रहा है, रेशियो वाला पार्ट का वैल्यू हाइयर है। तो जिसका वैल्यू हाइयर होगा उस चीज को हम लोग आराम से एक्सेस रिएजेंट बोलते हुए काम कर सकते हैं। जिसका वैल्यू कम है वो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। तो H2 वाला पार्ट अपना एक्सेस रिएजेंट है, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। तो इसका मतलब हम लोग O2 के हिसाब से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कराएंगे, क्योंकि O2 वाला पार्ट अपना लिमिटिंग रिएजेंट निकल के आ गया। काम नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में करना है। तो O2 का नंबर ऑफ मोल्स 1 दे रखा है, कोफिशिएंट 1:2, 1 मोल 2 मोल बनाएगा, तो 1 मोल दे ही रखा था, इसका मतलब 2 मोल H2O का फॉर्मेशन होगा, और 2 मोल का मतलब हो गया 18 × 2 36 ग्राम, आराम से मास निकल के आ जाना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से बनने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। अगर डाउट नहीं है तो इसका सेकंड पार्ट नोट करो। Find the mass of H2 left. Find the mass of H2 left. So हाँ बोलो। 6 ग्राम। 6 ग्राम। 6। ठीक है। सवाल में H2 वाला पार्ट O2 के साथ जब कंबाइन करेगा उस केस में H2O बनाता, और बैलेंस्ड इक्वेशन दे रखा। H2 के नंबर ऑफ मोल्स जस्ट ऊपर कैलकुलेट किए थे 5, और ऑक्सीजन वाले पार्ट का 1। तो अब एक चीज पे ध्यान दो, जैसे तो खैर बहुत सिंपल सवाल है, सबको समझ में आ गया होगा, बट नहीं भी आया तो भी ध्यान देने का है। जैसे अगर हम लोग को मालूम पड़ गया कि ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है, तो हम लोग इसके हिसाब से काम कर रहे थे। तो जो एक्सेस है वो डेफिनेटली बचेगा, क्योंकि जैसे मान लो रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग, करा रहे हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन खत्म हो गया। तो अगर ऑक्सीजन खत्म हो गया तो भी हाइड्रोजन अगर ज्यादा तो बचेगा ही बचेगा, लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन खत्म हो गया तो फर्दर जो रिएक्शन की पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी, ये रिएक्शन वहीं पे रुक जाता है। जो रिएजेंट खत्म हो जाता है वो रिएक्शन को वहीं पे रोक देता है, वहीं पे लिमिट कर देता है, इसलिए हम लोग उसको लिमिटिंग रिएजेंट आराम से बोल सकते हैं। तो जब हम लोग इस क्वेश्चन में कंसिडरेशन लेके चलेंगे तो O2 वाला जो पार्ट है ये अपना लिमिटिंग रिएजेंट है, और O2 का नंबर ऑफ मोल्स कितना दे रखा है 1 के बराबर। तो O2 का कोफिशिएंट 1 है, H2 का कोफिशिएंट 2। इसका मतलब ऑक्सीजन के 1 मोल से रिएक्शन करने के लिए हाइड्रोजन वाले पार्ट का 2 मोल चाहिए होगा। दे रखा है 5 मोल, तो 5 मोल दे रखा लेकिन 2 ही मोल रिक्वायर्ड है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 जो बच जाएगा वो आराम से हम लोग टोटल मोल्स माइनस रिएक्टेंट मोल्स मतलब 3 के बराबर कंसिडर कर सकते हैं। तो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 बच जाएगा वो 3 के बराबर हो गया। इसका मतलब हम लोग आराम से वेट ऑफ H2 जब निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास मतलब 6 ग्राम के बराबर कंसिडर कर सकते हैं। मतलब 10 ग्राम लेके चले थे, उसमें से 4 ग्राम खत्म हो जाएगा रिएक्शन में, और हम लोग का 6 ग्राम बचा हुआ रह जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए। तो अगर डिफिकल्टी नहीं है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आराम से बढ़ सकते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। एक मिनट, कोई बढ़िया क्वेश्चन दिख गया भाई। चलो दिख नहीं रहा, चलो क्वेश्चन ही ट्राई कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो।
when 44.8 liter of N2 gas combines with 6 gram of H2 gas, how many moles of NS3 will be formed? How many moles of NS3 will be formed? So 1 mole. Sir, So, sir 2 mole. so 2 mole. आपस में लड़ लो पहले 1 मोल 2 मोल Sir 2 mole. 2 मोल पक्का? Yes, sir. Yes, sir. चलो भाई देख लेते हैं। इक्वेशन तो खुद से लिख सकते हैं। N2 वाला पार्ट जब H2 के साथ कंबाइन करेगा तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में आराम से NH3 बना सकता है। और जो रेशियो है 1:3:2 दे रखा। सवाल में 44.8 लीटर दे रखा है और H2 का मास 6 ग्राम दे रखा। अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो 44.8 डिवाइडेड बाय 22. अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखना, 44.8 लीटर ऑफ N2 एट STP कर लेना, बिना STP के कमेंट नहीं कर सकते, STP ऐड कर लो। तो 44.8 डिवाइडेड बाय 22.4 मतलब 2 मोल होगा और दूसरे वाले केस में मास अपॉन मोलर मास वाला पार्ट मतलब 3 मोल निकल के आएगा। तो हम लोगों का नाइट्रोजन का कोफिशिएंट 1 है जबकि हाइड्रोजन का कोफिशिएंट 3 है, तो 1 मोल 3 के साथ रिएक्शन करता है, जबकि नाइट्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स 2 दे रखा और हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स 3 दे रखा है। तो रिक्वायर्ड कितना है? 1 मोल 3 के साथ रिएक्शन करेगा, लेकिन यहाँ पे 2 मोल दे रखा बट हाइड्रोजन का तो 3 ही मोल दे रखा है अभी भी। तो इसका मतलब हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स नहीं बढ़ा, ये कम रह गया है, और जो कम रह गया वो अपना लिमिटिंग रीजेंट है, और हम लोग प्रोडक्ट हमेशा लिमिटिंग रीजेंट के हिसाब से ही बनाएंगे। तो रेशियो अपना 3:2 है, इसका मतलब 3 मोल 2 मोल बनाएगा, 3 मोल दे भी रखा है, इसका मतलब NH3 के 2 मोल्स का फॉर्मेशन आराम से हो जाना चाहिए। कोई डाउट है यहाँ तक तो आराम से पूछ सकते हैं, जिसको भी डाउट है आराम से पूछ सकते हैं। सर फिर बताइए ना, 3 लिमिटिंग रीजन कैसे हुआ? चलो ठीक है, जैसे एक चीज बताओ कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब रिएक्शन करता तो रेशियो क्या दे रखा है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो 1:3। मतलब 1 मोल 3 मोल के साथ रिएक्शन करता। यस सर। तो नाइट्रोजन का मोल कितना दे रखा है इधर? 2। लेकिन हाइड्रोजन का कितना दे रखा? 3। तो हाइड्रोजन का तो 3 मोल नाइट्रोजन के 1 ही मोल के साथ रिएक्शन करता, लेकिन नाइट्रोजन का 2 मोल दे रखा है, मतलब नाइट्रोजन ज्यादा दे रखा है। यस सर। तो जो ज्यादा दे रखा वो एक्सेस हो गया, तो दूसरा क्या हो जाएगा? लिमिटिंग। समझ आया? यस सर। और कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकते हैं। सर NH3 का 2 मोल कैसे हुआ? NH3 का 2 मोल्स कैसे हुआ? तो जैसे H2 वाले पार्ट का कोफिशिएंट कितना है? 3 और NH3 का कितना कोफिशिएंट? 2। तो जो रिएक्शन है वो 3:2 में चलेगा। यस सर। मतलब H2 का 3 मोल NH3 का कितना मोल बनाएगा? 2। तो 3 मोल दे भी रखा है सवाल में, कितना बनेगा? 2। ठीक है, सर चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। Three moles of Na2CO3 is reacted. 3 moles of Na2CO3 is reacted with 6 moles of HCl solution. Reacted with 6 moles of HCl solution. Find the volume of CO2 gas produced at STP condition. Find the volume of CO2 gas produced at STP condition. वैसे तो हम इसके इक्वेशन को लिख सकते थे,
लेकिन अभी 10th क्लास में सीधा ये सवाल पढ़ा होगा कि कोई भी एसिड का कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होता है तो क्या प्रोडक्ट बनता है, तो इसीलिए हम इसका रिएक्शन लिख नहीं रहे हैं। खुद से सोच के देखो, 10th क्लास अभी जस्ट पास किया तो मेरे हिसाब से याद होना चाहिए। इतना नालायक लोग नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल 10th की चीजें भूल गए। सर 67.2 लीटर। 67.2 लीटर, बड़ा फास्ट आंसर दिया भाई। कौन दिया आंसर? आदित्य? किसका आंसर रौनक है? मुखर्जी। अच्छा रौनक, ओके एक सेकंड रुको देख लेते हैं। 67.2 लीटर, हाँ भाई बढ़िया, सब बढ़िया जवाब है। बाकी लोग ट्राई करो फटाफट। बस 1 मिनट का टाइम है, फिर डिस्कशन शुरू करेंगे। बढ़िया देवांशु। अच्छा तुम में से कितने लोग का स्कूल चलता है? अपना हाथ रेस करो थोड़ा। कितने लोग का स्कूल चल रहा है अभी? सुहानी का स्कूल चल रहा है, कौन सा स्कूल? सर डीएवी। शुरू हो गया तुम लोग 11th क्लास? हाँ सर हो गया है। ओके चलो क्वेश्चन वाले पार्ट पे ध्यान देते हैं। जिससे पहले तो ये चीज है कि रिएक्शन क्या होगा। तो जब Na2CO3 वाला पार्ट HCl के साथ कंबाइन करेगा तो एक चीज शायद ध्यान होगा तुम लोगों को, सॉल्ट बनता है प्लस साथ ही साथ H2CO3 बनता है जो कि CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग अलग से लिख देते, रिएक्शन थोड़ा मिस हो रहा है वहाँ पे। जब हम लोग कभी भी किसी कार्बोनेट वाले पार्ट को किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो उस केस में एक तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा और सॉल्ट के साथ साथ CO2 और H2O का फॉर्मेशन होता है। तो ये रिएक्शन आराम से लिखा जा सकता है। अब सवाल में ऐसा मेंशन किया है कि 3 मोल्स ऑफ Na2CO3, तो नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली दे ही रखा है, अच्छी बात है। 6 मोल ऑफ HCl। तो पहले हम लोग इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। अगर इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो क्या होना चाहिए भाई? 2 NaCl वाला पार्ट दिख रहा है हमको, तो उसके अलावा 2 HCl से भी काम हो जाना चाहिए। और कार्बन तो एक ठीक दे रखा, ऑक्सीजन में 2 और 1 3, ये भी ठीक ही दिख रखा है। तो इक्वेशन वाले पार्ट में वैसे इसमें लिमिटिंग एजेंट का सवाल तो दिख नहीं रहा यार। मोलर रेशियो जो है वैसे ही काम चल रहा है। चलो शायद लिमिटिंग एजेंट का सवाल नहीं था, जल्दी से दे दिया। जो हम लोगों का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो है वो 1:2 है और जो नंबर ऑफ मोल्स दे रखा वो 3:6, मतलब बेसिकली 1:2 है। तो लिमिटिंग रिएजेंट का सवाल ही नहीं है, दोनों खत्म हो जाएगा। Na2CO3 भी खत्म होगा और HCl वाला पार्ट भी खत्म होगा। तो जब हम लोगों का Na2CO3 वाले पार्ट का 3 मोल खत्म होगा तब उस केस में HCl का 6 मोल खत्म होगा और प्रोडक्ट में CO2 का कोफिशिएंट 1 है। तो Na2CO3 का कोफिशिएंट 1, CO2 का कोफिशिएंट 1, मतलब 1:1 रेशियो चल रहा है। तो 1 मोल बनाएगा तो 3 मोल बनाएगा। इसका मतलब आराम से Na2CO3 के 3 मोल से CO2 वाले पार्ट के 3 मोल का फॉर्मेशन कर सकता है। तो एक चीज तो मालूम पड़ गया कि दोनों का मतलब CO2 वाले पार्ट का 3 मोल बनेगा। और सवाल में ये नहीं पूछा कि मोल्स कितने बनेंगे, वॉल्यूम पूछा है। तो हम लोग STP पे वॉल्यूम निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स वाले पार्ट को 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से 67.2 लीटर अपना आंसर निकल के आना चाहिए। ये सिंपल सवाल हो गया, इसमें लिमिटिंग एजेंट वाला पार्ट ये सवाल नहीं था। खैर मेरे हिसाब से लिमिटिंग एजेंट का कंसेप्ट सबको समझ में आ गया होगा कि हम लोग लिमिटिंग एजेंट में करते क्या है। तो अभी के लिए क्लास इतने में ही कंप्लीट करते हैं, लेकिन आज जो तुम लोगों को होमवर्क देंगे, जो वर्कशीट तुमको मिलेगा, उसको बहुत ही ढंग से ट्राई करना। काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन उसमें होने वाले हैं, ठीक है? तो बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है। इनफैक्ट 1 मिनट थोड़ा लाइन पे राउंड चेक कर लेते हैं कि वर्कशीट में कौन कौन सा दे सकते हैं हम लोग।
वर्कशीट 5 तुम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हो। वर्कशीट 6 भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। फिर उसके बाद वर्कशीट 7 वाले पार्ट को अगर देखें तो वर्कशीट 7 वाला पार्ट वर्कशीट 7 वाला पार्ट वर्कशीट 7 भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इसमें लिमिटिंग रीजन का सवाल दे रखा है। वर्कशीट 8 वाला पार्ट जो है वो भी देख लेते हैं। ज्यादा नहीं होमवर्क हो जाएगा, बता दो भाई। 8 वर्कशीट तक दे सकते हैं हम लोग, 4 तो दे चुके हैं। नहीं सर। दे दो होमवर्क 8 तक। यस दे दीजिए सर। चलो ठीक। अच्छा तो दे नहीं, दीजिए। 8वां नंबर नहीं दे सकते इसमें कंसंट्रेशन टर्म्स का सवाल है, मोलैरिटी मोलैलिटी का सवाल है। चलो ठीक है, वर्कशीट 7 तक ही दे सकते हैं अभी। तो वर्कशीट 5, 6, 7 ये तीनों तुम लोग को अभी सेंड कर दिया जाएगा। इन तीनों के तीनों वर्कशीट्स को प्रॉपर्ली सॉल्व कर लेना। सबका आंसर उसके अगले वर्कशीट में है, मतलब वर्कशीट 4 का आंसर 5 में होगा, 5 का आंसर 6 में होगा, 6 का आंसर 7 में भी दे रखा है। उसके आगे हम लोग मॉडिफिकेशन कर लेंगे। जो भी डाउट होगा तुम लोगों को टेलीग्राम के जो ग्रुप का वो है, जो लिंक है वो आ जाएगा डाउट डिस्कशन के लिए। जिस सब्जेक्ट में जो डाउट होगा सीधा उस सब्जेक्ट के डाउट को क्लियर करते हुए आराम से काम कर सकते हैं, ताकि तुम लोग का डाउट का पार्ट क्लियर होता जाए। और हम लोग वीक में 3 क्लासेस भी लगा रहे हैं, तो भी तुम लोग का आराम से सब्जेक्ट भी आराम से आगे बढ़ता चला जाए। तो इसलिए ध्यान रखना, सारा का सारा चीज हम लोग डाउट डिस्कशन वाले पार्ट में आराम से फॉलो करते हुए चलेंगे। चलो आज का क्लास इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करते हैं। वर्कशीट तुम लोग को मिल जाएगा। अच्छा हाँ, रुको रुको रुको, अभी और होमवर्क होगा। 3 तो वर्कशीट है, बुकलेट कैसे भूल गए। बुकलेट में क्वेश्चन नंबर 76, 77 ट्राई करके आना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 ट्राई करना है। एक सेकेंड। 78, 79, 80, 81, 82, 83 तक के सारे क्वेश्चन ट्राई करके आने हैं। प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, या फिर पहले कंसंट्रेशन टर्म डिस्कस करके पीयूएसी डिस्कस करेंगे। एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई लोग आरसी मुखर्जी फॉलो कर रहे होंगे तो आरसी मुखर्जी में मोस्टली सारे सवाल पीयूएसी से बना रखे, मतलब ये प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन से बना रखे हैं। लेकिन हम सजेशन देंगे कि इस तरीके को फॉलो मत करना, क्योंकि इस तरीके में एक छोटा सा गड़बड़ी है। जब ये टॉपिक पढ़ाएंगे तो मालूम पड़ जाएगा कि क्या गड़बड़ी है एग्जैक्टली। तो इसलिए हम लोग इस टॉपिक को पढ़ते तो हैं, लेकिन हम लोग इस टॉपिक को फ्रिक्वेंटली यूज नहीं करेंगे, पार्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन में यूज करते हुए चलेंगे। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। चलो भाई नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। बुकलेट में क्वेश्चन नंबर 83 तक सारे क्वेश्चन बना लेना है तुम लोगों को, और वर्कशीट भी तीनों। और उसके बाद फिर हम लोग का ये लास्ट टॉपिक बचेगा 99 क्वेश्चन तक का, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली हम लोगों को 2 लेक्चर लगना चाहिए और एक इंपेरिकल फॉर्मूला परसेंटेज कॉम्पिटिशन का पार्ट बचा हुआ है। मतलब 3 लेक्चर में हम लोग का मोल कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका काम होगा क्वेश्चन पे क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाने का। तो अगला जो भी टेस्ट होगा तुम लोगों का, उस टेस्ट में हम लोग का मोल कंसेप्ट पूरा कंप्लीट आने वाला है। चलो भाई नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। बाय सर। बाय बाय।